हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रीति वाजपेयी। वेलकम टू आवर चैनल पेपर हैकर। आज के इस वीडियो में हम सेकेंड सेमेस्टर की जो फिजिक्स है उसके जो फर्स्ट यूनिट है उसका पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 में हमने 45 एमसीक्यूज तक डिस्कस किया था, अब हम इसमें 46 से स्टार्ट करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं या उसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम। तो इसके पहले अगर आपने पार्ट फर्स्ट ना देखा हो तो पार्ट फर्स्ट को जरूर देख लीजिएगा। चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, कार्नोट चक्र पूर्ण करने पर कार्यकारी पदार्थ की आंतरिक ऊर्जा होती है। तो हमसे क्या बोला गया है, जब कार्नोट चक्र को पूरा किया जाता है तो इंटरनल एनर्जी जो होती है हमारी वर्किंग सब्सटेंस की, उस पर क्या फर्क पड़ता है। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस आफ्टर कंप्लीटिंग द कार्नोट साइकिल। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें, बढ़ जाती है, घट जाती है, प्रारंभिक मान के बराबर होती है, स्रोत व सिंक के तापों पर निर्भर करती है। तो यानी कि जब हमारा जो कार्नो साइकिल होता है, कार्नो चक्र होता है, जब वो पूरा हो जाता है तो उसके बाद जो उसके वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी होती है उस पर क्या इफेक्ट होता है। यानी कि जब चक्र पूरा हो जाता है तो जो उसकी एनर्जी होती है वो कम हो जाती है, बढ़ जाती है, सेम रहती है, मतलब जो फर्स्ट टाइम पे होती है प्रारंभिक में वैसे ही होती है, और या फिर हमारे जो स्रोत और सिंक होते हैं यानी कि सोर्स और सिंक होते हैं उन पर डिपेंड करती है। तो इस चक्र में क्या होता है, जैसे कि हमने जिस पॉइंट से शुरू किया वहीं पे ख़त्म हो गया, तो क्या होता है हमारी जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है, यहाँ पर इसकी एनर्जी 5 जूल है, ठीक है। अब ये मान लो ये यहाँ तक गया, उसके बाद यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, तो मतलब यहाँ तक गया फिर वापस आया, तो ये एक साइकिल बन गया। जब ये अपने दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से आ जाएगा तो इसकी जो एनर्जी है वो फिर से 5 जूल हो जाएगी, यानी कि सेम रहती है एनर्जी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक मान के बराबर होती है, यानी कि सेम रहती है। इस वीडियो का सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कार्नोट चक्र के अंत में कार्यकारी पदार्थ का ताप होता है। जब यानी कि जो कार्नो साइकिल होता है वो पूरा हो जाता है तो उसमें जो हमारा वर्किंग सब्सटेंस होता है तो उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ता है। जब हमने इंटरनल एनर्जी को देखा था, अब हमें देखना है कि टेम्परेचर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो द टेम्परेचर ऑफ द वर्किंग सब्सटेंस इन द एंड, यहाँ पे एंड आएगा, इन द एंड ऑफ कार्नोट साइकिल, यानी कि टेम्परेचर भी हमें बताना है। ऑप्शंस क्या है, प्रारंभिक ताप से अधिक, प्रारंभिक ताप से कम, प्रारंभिक ताप के बराबर, या फिर शून्य। तो यानी कि जैसे जब शुरू किया था तो उसी टेम्परेचर से ज़्यादा, उससे कम, उसी के बराबर, या फिर ज़ीरो हो जाता है। तो देखिए जिस तरह से हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है उस पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी पे किसकी वजह से फर्क पड़ता है, इंटरनल एनर्जी पे फर्क क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका रीजन ये होता है टेम्परेचर में कोई फर्क नहीं आता है। इंटरनल एनर्जी जो होती है वो हमारी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज होगा तो हमारी इंटरनल एनर्जी में चेंज होगा, बट इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है। उसका रीजन ये है क्योंकि हमारे टेम्परेचर पे भी चेंज नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक ताप के बराबर। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्या दिया हुआ है हमें, कार्नो इंजन में जब आदर्श गैस के द्वारा स्रोत से ऊष्मा ली जाती है तो स्रोत का ताप होता है। यानी कार्नो इंजन में जब हम आदर्श गैस के द्वारा, यानी कि जब कोई आइडियल गैस होती है जो कि किसका काम करती है, गैस यहाँ पे वर्किंग सब्सटेंस का काम करती है, यानी कि कार्यकारी पदार्थ का काम करती है, तो फिर जब उससे ऊष्मा ली जाती है तो उसका जो सोर्स का टेम्परेचर होता है, स्रोत का ताप होता है, उसमें क्या फर्क पड़ता है। देखिए इंजन का क्या होता है, यहाँ पे सोर्स होता है, ये होता है सोर्स, ठीक, यहाँ पे क्या होता है, इंजन होता है, यहाँ पे क्या होता है, इंजन होता है, और फिर नीचे क्या होता है, नीचे होता है हमारा सिंक, ठीक है, ये होता है। तो जब हमने स्रोत से ऊष्मा ली कार्यकारी पदार्थ के लिए तो उसके बाद उस पर क्या फर्क आता है, यानी कि उसके टेम्परेचर पे क्या फर्क आता है। ऑप्शंस क्या है, बढ़ता है, घटता है, नियत रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो यानी कि कम हो जाता है, बढ़ जाता है, या फिर नियत मतलब होता है कांस्टेंट रहता है, और या फिर पहले कम होता है फिर बढ़ जाता है। तो देखिए इनमें से किसी में भी कोई भी चेंज नहीं होता है,
यानी कि ना हमारी वर्किंग सब्सटेंस की इंटरनल एनर्जी में फ़र्क आता है, ना ही हमारे वर्किंग सब्सटेंस की टेम्परेचर में फ़र्क आता है, ना ही जब सोर्स से हम ले कोई भी क्या कहते हैं, जब सोर्स से हम हीट लेते हैं तो उसमें भी कोई टेम्परेचर नहीं आता है, और जब सिंक में हीट जाती है तब भी कोई कहते हैं, जब सिंक में कार्यकारी पदार्थ का होता है उसमें भी कोई फर्क नहीं आता है, यानी कि किसी के भी टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नियत रहता है। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्या दिया हुआ है? कार्नो इंजन में जब आदर्श गैस के द्वारा सिंक को ऊष्मा दी जाती है तो सिंक का ताप घटता है, बढ़ता है, नियत रहता है, कुछ निश्चित नहीं कहा जा सकता। तो मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, इंटरनल एनर्जी में, टेम्परेचर में वर्किंग सब्सटेंस के, या फिर सोर्स या सिंक के टेम्परेचर में, किसी में भी कोई फर्क नहीं आता है। तो इसका भी आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नियत रहता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ एमसीक्यू क्या दिया हुआ है? एक कार्नो इंजन की दक्षता 100% तभी हो सकती है जबकि सिंक का ताप होगा। तो हमें क्या बताना है? कार्नो इंजन जो होता है इसकी सबसे ज़्यादा दक्षता होती है। ठीक है, कार्नो इंजन जो होता है इसकी सबसे ज़्यादा दक्षता होती है, अधिकतम दक्षता होती है, तो इसकी 100% कब होगी? पहली बात तो ये है, कार्नो इंजन एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। पर बोला क्या है इसमें कि जब इसकी जो दक्षता होगी, इफिशिएंसी होगी, वो 100% होगी। तो 100% कब हो सकती है? तो उसमें हमें बताना है 100% होने के लिए सिंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। हमें क्या बताना है? 100% होने के लिए सिंक का टेम्परेचर क्या होगा, हमें ये बताना है। तो ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें? 0 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, स्रोत के ताप से कम, स्रोत के ताप से अधिक, यानी कि लेस देन टेम्परेचर ऑफ सोर्स और मोर देन टेम्परेचर ऑफ सोर्स। तो हमें बताना है सिंक का ताप क्या होना चाहिए। तो देखिए, इफिशिएंसी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? इफिशिएंसी को हम ईटा से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। अब यहाँ पे जो T2 होता है ये हमारा सिंक का टेम्परेचर होता है, और T1 जो होता है वो हमारा सोर्स का टेम्परेचर होता है। ठीक, अब हमें क्या बताना है? सिंक का टेम्परेचर क्या होना चाहिए जब उसकी इफिशिएंसी 100% हो। तो 100% होने का मतलब क्या है कि ये हमारा 0 हो जाना चाहिए। जब T2 अपॉन T1 का टर्म 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, और 1 सबसे ज़्यादा इफिशिएंसी होती है, यानी कि 100% आएगा। तो इसका मतलब है हमें इस पूरे टर्म को क्या करना है? इस पूरे टर्म को 0 करना है। इसको 0 करने के लिए क्या ज़रूरी है? जो हमारा T2 है, यहाँ पे जो T2 है, अगर हमारा T2 0 हो तो हमारा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हम T1 को तो 0 नहीं ले सकते, T1 को 0 लेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन मतलब किसी के अपॉन में 0 हो तो इनफाइनाइट हो जाता है। अगर हमारे सिंक का टेम्परेचर 0 होगा, T2 0 होगा, तो हमारा ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और इफिशियंसी क्या हो जाएगी? इफिशियंसी हमारी हो जाएगी 100। तो इसका मतलब है जो T2 हमारा सिंक का टेम्परेचर है वो जब 0 होगा तो हमारा जो इफिशियंसी है वो 100% होगी। अब 0 की क्या बात है? देखिए, 0 डिग्री सेल्सियस भी लिखा है, 0 डिग्री केल्विन भी लिया है, तो जब हमें इफिशियंसी निकालनी होती है तो हम अपने टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं, हम अपने टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। इस वजह से यहाँ पे जो आंसर आएगा वो आएगा 0 डिग्री और 0 केल्विन। यहाँ पे क्या आएगा? 0 केल्विन, क्योंकि हम अपने टेम्परेचर को केल्विन में लेते हैं। सिक्स एमसीक्यू देखेंगे। क्या दिया हुआ है? कार्नो इंजन की दक्षता अधिकतम होगी जब वह कार्य करता है, यानी कि इसमें हमें बताना है कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है वो अधिकतम कब होगी, यानी कि किस टेम्परेचर के बीच में हमारे कार्नो इंजन की जो दक्षता है वो सबसे ज़्यादा होगी, सबसे अधिक होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 300 केल्विन व 250 केल्विन, 800 केल्विन व 400 केल्विन, 600 केल्विन व 300 केल्विन, और 100 केल्विन व 10 केल्विन। तो देखिए, फॉर्मूला वही है, हम इससे इसको इंडिविजुअल निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, बार बार देख लेते हैं इसको जिससे याद हो जाए। 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 हमारा हो जाता है सिंक का टेम्परेचर, T1 होता है हमारा सोर्स का टेम्परेचर। ठीक है, ये एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है। जब अब देखिए, हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो सोर्स का टेम्परेचर है यानी कि T1 है वो हमेशा ज़्यादा होगा सिंक के टेम्परेचर से, यानी कि T2 से। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा हमारे सिंक के टेम्परेचर से।
अब हम ये टेम्परेचर को रख के, ये पहले से हमें केल्विन में दिए हुए हैं, हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर हमें सेल्सियस में दिए होते तो हम पहले इन्हें केल्विन में चेंज करते। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या रूल होता है, हम 273 ऐड कर देते हैं, तो हमारा जो टेम्परेचर होता है वो केल्विन में आ जाता है। तो अब हम इन दोनों टेम्परेचर को रख के हर प्रॉब्लम में देखेंगे कि किसकी दक्षता सबसे ज़्यादा आएगी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे, मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, तो सबसे ज़्यादा हमारी जो दक्षता आएगी वो हमारी आएगी टेम्परेचर इसके बीच में, यानी कि जब सोर्स का टेम्परेचर 100 केल्विन हो, सिंक का टेम्परेचर 10 केल्विन हो, तो जो हमारी दक्षता होगी, एफिशिएंसी होगी, वो सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, सेवेंथ देखेंगे। सेवेंथ क्या दिया हुआ है, एक इंजन 2100 केल्विन तथा 700 केल्विन तापों के मध्य कार्य करता है। यानी कि जो 2100 दिया हुआ है ये हमें सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, 700 दिया हुआ है सिंक का दिया हुआ है। ठीक, सोर्स का टेम्परेचर ज़्यादा होगा सिंक के टेम्परेचर से। आगे बढ़ते हैं, इसकी वास्तविक दक्षता 40% है। इसकी हमें जो वास्तविक यानी कि जो इसकी रियल एफिशिएंसी है वो कितनी दी हुई है, हमें 40% दी हुई है। यह अधिकतम संभावित दक्षता का कितने प्रतिशत है, यानी कि जब हम इसको सॉल्व करके जो दक्षता निकालेंगे तो वो इसका कितने परसेंट है। तो हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले जो हमें टेम्परेचर दिया हुआ है इसकी हेल्प से हम निकालेंगे एफिशिएंसी को, तो इसकी हेल्प से एफिशिएंसी निकालेंगे। अब इसकी वजह से हम जो एफिशिएंसी निकाल रहे हैं उसे हम NC लिखेंगे। ठीक है, कार्नोट साइकिल का हो गया। जो इसकी ओरिजिनल दी हुई है हम उसे NR लिखेंगे। इसे हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें जो सोर्स का टेम्परेचर दिया हुआ है, T सोर्स का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2100 केल्विन, और T हमें जो सिंक का दिया हुआ है वो दिया हुआ है 700 केल्विन। ये हमें टेम्परेचर दिया हुआ है। हमें जो इसकी रियल एफिशिएंसी दी हुई है NR जिसे हम लिख रहे हैं वो 40% है, यानी कि क्या हो जाएगी 40/100, 40/100 क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ये हमें रियल एफिशिएंसी दी हुई है। अब हम इसकी हेल्प से एफिशिएंसी निकालेंगे। इसकी हेल्प से जो एफिशिएंसी निकालेंगे उसे हम ईटा सी लिख रहे हैं, इसे NC नहीं, थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो रही है, इसे ईटा सी बोलते हैं। तो क्या फॉर्मूला था T2/T1। यहाँ पे T2 किसका होता है, सिंक का होता है। मैं बार बार फॉर्मूला लिख रही हूँ जिससे याद हो जाए, कोई कंफ्यूजन ना रहे, गलत नहीं होना चाहिए। इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक, अब T2 का वैल्यू जो सिंक का टेम्परेचर उसको रख देंगे हम 700, सोर्स का 2100, इसको सॉल्व किया ये 1/3 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा ये इस तरह से। तो 700 1 जा और ये 3 जा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे 1 - 1/3 तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 2/3 आएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास NC। अब हमें क्या निकालना है कि ये इसका कितने परसेंट है, यानी कि ये जो हमारे पास एफिशिएंसी आई है वो इसकी कितने परसेंट है, हमें ये देखना है। तो उसके ये जो परसेंट होगा इसका फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखो इसका जो परसेंटेज निकलेगा उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे ηR/ηC × 100। कि हमें परसेंटेज निकालना है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम वैल्यूज को रख देंगे। NR की वैल्यू 2/5 दी हुई है, NC की वैल्यू क्या दी हुई है 2/3 दी हुई है, इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा 2/5, ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 100 भी था, ये कैंसिल होगा 20, तो यानी कि कितने परसेंट आई 60% आई। तो इसको देख लेंगे सोल्यूशन, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सोल्यूशन देख लिया हमने, तो 60% आएगी। ठीक है, तो अब हम आंसर के ऑप्शन देख लेते हैं। हमें जो है 40%, 60%, 66.67% और 33.33%। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी 60%। 8th देखेंगे अब हम। 8th क्या दिया हुआ है हमें 200 डिग्री सेल्सियस व 0 डिग्री सेल्सियस तापों के मध्य कार्य करने वाले इंजन की दक्षता N1 है तथा 0 डिग्री सेल्सियस व -200 डिग्री सेल्सियस तापों के मध्य कार्य करने वाले कार्नो इंजन की दक्षता N2 है। यहाँ पे N2 आएगा। तो तब यानी कि अब हमें रिलेशन बताना है, उन दो टेम्परेचर से भी एक आएगी एफिशिएंसी और इन दो टेम्परेचर से भी एक एफिशिएंसी आएगी। बताना ये है कि उसमें से N1 की ज़्यादा होगी या N2 की ज़्यादा होगी या फिर दोनों की आपस में बराबर होगी। तो हमें ये बताना है। इसको बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना है,
हम इसको सॉल्व कर लेंगे। हमारे पास टेम्परेचर दिया हुआ है, सबसे पहले हम ऊपर वाले को रेस्पेक्ट में रख के देखेंगे और उसके बाद नीचे वाले को दोनों टेम्परेचर्स रखेंगे। ये सिंक का दिया हुआ है, ये सोर्स का दिया हुआ है। पहली बात ये है सब सेल्सियस में दिए हुए हैं, तो पहला काम क्या है, इन्हें केल्विन में चेंज कर लेना है। 200 को केल्विन में चेंज करेंगे 473 आएगा। केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होता है, 200 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 200 में 273 ऐड कर दो। 200 में अगर 273 ऐड कर दिया केल्विन में चेंज होगा टेम्परेचर। आंसर क्या आएगा, 473 केल्विन। ठीक, तो टेम्परेचर क्या दिया हुआ है, 0 में 273 ऐड कर दो, केल्विन में आ गया 273 केल्विन। अगला दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, तो ये तो 273 केल्विन होगा। यहाँ पे दिया है -200 डिग्री सेल्सियस, -200 में 273 ऐड कर दो, आंसर क्या आया 73 केल्विन। सबसे पहले टेम्परेचर सारे केल्विन में चेंज कर लेना होता है। उसके बाद फॉर्मूला एक ही रहेगा, बार बार सेम रहेगा, ईटा इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1। T2 हो जाएगा सिंक का टेम्परेचर, T1 हो जाएगा सोर्स का टेम्परेचर। अब टेम्परेचर सारे दिए हुए हैं, इनको हम रख के देखेंगे, इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे कि किसका ईटा कम है किसका ईटा ज्यादा आएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से आंसर निकालेंगे। अब रिलेशन बताना होगा कि N1 ज्यादा है N2 ज्यादा है, बराबर है या फिर कोई भी नहीं है। ऑप्शन यही दिए हुए हैं कि N1 बड़ा हो N2 बड़ा हो, N1 N2 बराबर हो या इनमें से कोई नहीं। जब सॉल्व आप लोग करेंगे आंसर आप लोग निकालेंगे। मैंने सब बता दिया, टेम्परेचर चेंज कर दिया है, फॉर्मूला बता दिया है, सॉल्व करना आपका काम है। अब इसको जब हम निकालेंगे फाइनल आंसर तो आंसर आएगा N1 छोटा आएगा N2 से। ठीक, अब 9th देखेंगे। 9th क्या दिया हुआ है, एक कार्नो इंजन भाप बिंदु व हिमांक के मध्य कार्य करता है, इसकी दक्षता होगी। यानी कि अब हमें भाप बिंदु और हिमांक दिया हुआ है। भाप बिंदु क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस। भाप बिंदु क्या होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में चेंज करेंगे आंसर आएगा 373 केल्विन। 273 ऐड कर देंगे तो 373 आ जाएगा। हिमांक के बीच में, हिमांक क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 केल्विन। यानी कि ये ले लेंगे हम सोर्स का टेम्परेचर, यानी कि नीचे आएगा, ये ले लेंगे हम सिंक का टेम्परेचर। अच्छा मैं बार बार बोल रही हूँ, सिंक का कम होता है सोर्स का ज्यादा होता है। क्यों, फॉर्मूला क्या है हमारा T2 अपॉन T1। T2 सिंक का होता है, T1 सोर्स का होता है। अब ये बताओ अगर T2 बड़ा हो जाएगा, सिंक का टेम्परेचर बड़ा हो जाएगा, तो ये वैल्यू नेगेटिव में आएगी, मतलब ये वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, ये नेगेटिव में आएगा। इफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा। अगर मान लो ये बड़ा आ रहा है तो इफिशियंसी भी तो 100 से ज़्यादा हो सकती है, फर्क बहुत ज़्यादा पड़ेगा ना। इस वजह से हमेशा T2 छोटा होता है, T1 बड़ा होता है, यानी सिंक का छोटा होता है, सोर्स का बड़ा होता है। फॉर्मूला बार बार यही लगेगा, बस क्वेश्चन चेंज हो रहा है, वैल्यू चेंज हो रही है और कुछ नहीं चेंज हो रहा है, फॉर्मूला वही है, आंसर वैसे ही आएगा। आंसर निकालेंगे इसका, ठीक है। अब मैं इसको देख लो, 1 - 273 अपॉन 373 इस तरह से आएगा ये। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 273 अपॉन 373 करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 0.731। देखो मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया है, मेरे पास इसका आंसर था तो मैंने लिख दिया है, आपको कैलकुलेट करना होगा उस टाइम पर। ठीक, सॉल्व करेंगे इसको और ज़्यादा 0.268 करके आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व किया क्या आएगा 0.268। आंसर परसेंटेज में है, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 26.8%। ठीक, क्या आएगा 26.8। 1 लगा हुआ है, 1 और लगा लो, 1 आएगा लास्ट में, जो भी हो, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है, 81% आंसर आ गया। ऑप्शन सब देख ही रहे, इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, जितने क्वेश्चन करें इस बारे में सब सेम फॉर्मूले पे हैं, बस ध्यान रखना है, हमें फॉर्मूला ध्यान रखना है अच्छे से। इसके लिए मैं बार बार बता रही हूँ फॉर्मूला उसको, ताकि इसी वीडियो में आप याद करके ही जाएं। ठीक, 10th क्वेश्चन देखेंगे। 10th क्या दिया हुआ है, 2 कार्नो इंजन श्रेणीबद्ध करके चलाए जाते हैं, यानी कि 2 कार्नो इंजन है, सीरीज में लगे हुए हैं, श्रेणी में लगे हुए हैं। अब क्या है, प्रथम इंजन ताप T1 व ऊष्मा Q1 अवशोषित करके ताप T1 पर Q1 ऊष्मा निष्कासित करता है। थोड़ा सा इसमें मिसप्रिंट है, जरा सा मैं देख लेती हूँ क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पे तो T1 Q1 है, यहाँ पे T2 Q2 है, यहाँ पे ये T2 और Q2 है। ठीक, ये T2 Q2 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, यहाँ पे फिर क्या है, दूसरा इंजन T2 और Q2 ऊष्मा को अवशोषित करता है और ताप T3 पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है।
संयुक्त कार्नो इंजन की दक्षता होगी। अच्छा, तो यानी कि देखो, दो कार्नो इंजन है, सीरीज में लगे हुए हैं। पहला क्या है, पहले में मतलब टेम्परेचर T1 है और वो जो इंटरनल एनर्जी है वो Q1 है, इतनी वो अवशोषित करता है। अब वो उसी टेम्परेचर यानी कि अब उसके बाद वो T2 पर Q2 ऊष्मा देता है, ठीक है, इतनी अवशोषित करता है और T2 पर Q2 ऊष्मा देता है, यानी कि टेम्परेचर में भी चेंज आया है और एनर्जी में भी चेंज आया है। दूसरा इंजन T2 और Q2 अवशोषित करता है और T3 पर Q3 ऊष्मा निष्कासित करता है, यानी कि उसमें भी टेम्परेचर और एनर्जी सब चेंज हो गया है। अब उसके बाद क्या बोला है, संयुक्त कार्नो इंजन की दक्षता होगी, यानी कि अब जो दोनों को मिला के कार्नो इंजन बन रहा है उसकी दक्षता, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी। फॉर्मूले दिए हुए हैं Q1 माइनस Q3 अपॉन Q1, T1 माइनस T3 अपॉन T1, Q1 माइनस Q2 अपॉन T1 और T1 माइनस T2 अपॉन T1, Q1 माइनस Q3 अपॉन Q3, T1 माइनस T3 अपॉन T3, Q2 माइनस Q3 अपॉन Q3 और T2 माइनस T3 अपॉन T3। तो हमें क्या बताना है कि अब उसकी दक्षता क्या होगी। तो अब हमें इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, सॉल्व कर देखो, जो इफिशियंसी होती है, इफिशियंसी का मैंने आपको टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में बता दिया फॉर्मूला, T2 अपॉन T1 होता है, ठीक है। इसका एनर्जी के रिस्पेक्ट में भी सुन लो, Q2 अपॉन Q1 होता है, ठीक है। ये इसका क्या होगा, एनर्जी के रिस्पेक्ट में होगा आंसर। ये क्या होगा, एनर्जी के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक। अब बताना क्या है, इसमें जो संयुक्त होगा उसकी दक्षता कितनी आएगी। तो इसको जब हम पूरा इसको हम सॉल्व करेंगे, इस तरह से फॉर्मूले में रख रख के देखेंगे, तो जब करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, Q1 माइनस Q3 अपॉन Q1 और T1 माइनस T3 अपॉन T1, यानी कि जो दोनों को मिला के इंजन बनेगा, संयुक्त इंजन बनेगा, उसकी दक्षता इस तरह से आएगी, ठीक है। 11th देखेंगे, क्या दिया हुआ है, कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाने में अधिक प्रभावी होता है, यानी कि अगर हम कार्नो इंजन की दक्षता बढ़ाना चाहते हैं तो उस पर सबसे ज्यादा असर क्या करेगा, यानी कि हम ऐसा क्या करें कि उसकी जो दक्षता है वो सबसे ज्यादा चेंज हो जाए, यानी सबसे ज्यादा उसमें प्रभाव पड़े, यानी अधिक हो जाए। तो ऑप्शन क्या है, स्रोत का ताप बढ़ाना, स्रोत का ताप घटाना, सिंक का ताप घटाना और सिंक का ताप बढ़ाना। ताप के लिए है तो फॉर्मूला लगा लेंगे, फिर से लिख लेंगे अपना, ठीक। अब क्या बोला गया है, स्रोत का ताप घटाना यानी बढ़ाना, अगर हम ये चीज बढ़ा दें तो उसकी दक्षता पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, इसकी जो दक्षता है वो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्रोत के ताप के, यानी कि स्रोत का ताप अगर घटेगा तो इफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, सिंक का स्रोत का ताप घटाना। अब अगर हम इसे कम कर दें, अच्छा पहले बढ़ाना दिया, अच्छा मैंने वो घटाना था दिया, अगर अब हम इसे बढ़ा दें तो इसकी दक्षता कम हो जाएगी, तो यानी कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही नहीं, ये वाला सॉरी, ये वाला नहीं, बढ़ाने वाला, तो बढ़ाने वाला तो बिल्कुल ही इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता। अगला है सिंक का ताप घटाना, यानी कि अगर हम इसको कम करते जाएं तो अब ये देखो, सिंक के ताप के क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिंक के ताप के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम इसको कम कर दें तो दक्षता क्या होगी, तो दक्षता भी इसकी कम होगी। अगला क्या है, सिंक का ताप बढ़ाना, अगर हम सिंक का ताप बढ़ा दें तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हमें क्या बताना है कि इसमें से हम क्या करेंगे, जो हमारी इसकी दक्षता है वो कहते सबसे ज़्यादा चेंज होगी, सबसे ज़्यादा अधिक हो जाएगी, हमें ये बता। तो हमें क्वेश्चन में क्या बताना है कि इसमें कि दक्षता बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा कौन प्रभाव डालेगा। तो यानी कि अगर हम सिंक का ताप बढ़ा दें, सिंक का ताप बढ़ा दें, क्योंकि देखिए इफिशिएंसी जो है सिंक के ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यानी सिंक का ताप अगर बढ़ेगा तो इसकी इफिशिएंसी भी बढ़ेगी, क्या होगा, इसकी इफिशिएंसी भी बढ़ेगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, सिंक का ताप बढ़ाना। 12th क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, कार्नो इंजन की दक्षता 1/6 है, जबकि स्रोत का ताप 87 डिग्री सेल्सियस है। स्रोत का ताप 4
स्रोत का ताप उतना ही रखते हुए, स्रोत का ताप सेम रहेगा और इसकी दक्षता 1/3 प्राप्त करने के लिए सिंक के ताप में की गई कमी होगी। तो क्या बताना है हमें? हमें दक्षता दी हुई है 1/6, ठीक। जब इसका जो सोर्स का टेम्परेचर है वो 87 डिग्री सेल्सियस है, अगर हम सोर्स का टेम्परेचर वही रखें, सोर्स का टेम्परेचर वही रखें तो और हमें दक्षता अब चेंज करनी हो, दक्षता कितनी हो जाए 1/3 हो जाए, तो फिर उसमें सिंक के टेम्परेचर में क्या कमी आएगी, सिंक के टेम्परेचर में क्या कमी आएगी ये बताना है हमें, यानी सिंक के टेम्परेचर में क्या प्रभाव पड़ेगा वो बताना है। सबसे पहले क्या है, दक्षता दी हुई है, फॉर्मूला वही लगेगा 1/6 1 माइनस सिंक का टेम्परेचर ऐसे ही रहने दो, सिंक का टेम्परेचर ऐसे ही रहने दो। उसके बाद जब इसको 87 डिग्री को हम किस में से केल्विन में चेंज करेंगे, ठीक, 87 डिग्री को जब केल्विन में चेंज करेंगे टेम्परेचर क्या बन जाएगा 73, 87 प्लस करो, ठीक है 360 केल्विन बन जाएगा। इसको यहाँ पे लिखा, इसको सॉल्व कर लेंगे, T2 की वैल्यू निकालेंगे, T2 की वैल्यू जो यहाँ से आएगी वो हो जाएगी 240 केल्विन, क्या हो जाएगी 240 केल्विन, ठीक है। अब जो दूसरा दिया हुआ है, दक्षता कितनी दी हुई है 1/3 दी हुई है, 1 माइनस सिंक का फिर से वही रहने दो, अब वो टेम्परेचर इसका भी यही है, स्रोत का टेम्परेचर वही दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे से T2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से जो T2 की वैल्यू आएगी, यहाँ से हम करेंगे T2 की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से T2 की वैल्यू 300 डिग्री आएगी, 300 डिग्री केल्विन, ठीक, यहाँ से कितनी आएगी 300 डिग्री केल्विन आएगी। अब इनका बताइए डिफरेंस, हमें क्या बताना है, इनका डिफरेंस बताना है, यानी कि कितने में इसमें फर्क आ रहा है। तो यहाँ पे ये केल्विन में दिया हुआ है, सेम इनमें से अगर हमें सेल्सियस में चेंज कर, अभी देखिए इनमें पहले ऐसे ही फर्क निकाल लीजिए, क्या आएगा 60 केल्विन आएगा ना 60 केल्विन, और इन दोनों को अगर हम सेल्सियस में चेंज करें तो ये 60 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, ये ऑप्शंस को थोड़ा सा केल्विन में चेंज कर लेंगे, ऑप्शंस को क्या करेंगे केल्विन में चेंज कर लेंगे, ये सब केल्विन कर लो, आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 क्वेश्चन देखेंगे, 13 क्या दिया हुआ है, दो वस्तु को ऊष्मीय साम्य में कहा जाता है यदि उनके लिए समान है ताप, ऊष्मा की मात्रा, ऊष्माधारिता या इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऊष्मीय साम्य में है अगर, यानी कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसमें थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उसके लिए क्या जरूरी है, उनके क्या समान होंगे, टेम्परेचर, उनकी हीट, अमाउंट ऑफ हीट, हीट कैपेसिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे हीट नहीं होगा, ताप को टेम्परेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं टेम्परेचर बोलते हैं, तो उन्हें थर्मल इक्विलिब्रियम में तभी कहा जाएगा जब उनके ये टेम्परेचर, उनका ताप सेम होगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्या दिया हुआ है हमें, यदि दो निकाय ए व बी, अच्छा यदि दो निकाय ए व बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ तापीय साम्य में है तब, यानी कि क्या बताना है हमें, ए और बी दोनों अलग अलग सी के साथ तापीय साम्य में है, किसमें है तापीय साम्य में है, तो क्या बताना है हमें कि उनमें क्या, तब क्या होगा, ए व बी भी तापीय साम्य में होते हैं और निकाय ए व बी भी तापीय साम्य में होना आवश्यक नहीं है, ए व बी की ऊष्मा की मात्रा बराबर होती है और ऊष्मा का प्रवाह निकाय ए से निकाय बी की ओर होता है, तो क्या बताना है हमें कि उसमें क्या रिलेशन है कि ए व बी दोनों वो भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए व बी का तापीय साम्य में होना आवश्यक नहीं है, ऊष्मा की मात्रा बराबर है या फिर ऊष्मा का प्रवाह निकाय ए से निकाय बी की ओर होता है। सही आंसर क्या होगा, ए और बी भी हमारे थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे तो वो हमारे सी से भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, यानी कि अगर ए सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी से थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 15 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है,
आंतरिक कार्य होता है। आंतरिक कार्य क्या होता है? निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य, परिवेश द्वारा निकाय पर किया गया कार्य, निकाय के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर किया गया कार्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। यानी कि आंतरिक कार्य किसे कहते हैं? क्या बताना है हमें? आंतरिक कार्य किसे कहते हैं? यानी कि बॉडी अगर एनवायरनमेंट पे करे काम, या फिर सिस्टम पे कार्य हो एनवायरनमेंट से, यानी कि बॉडी एनवायरनमेंट पे करे या फिर एनवायरनमेंट बॉडी पे करे, ये होता है। या फिर सिस्टम का ही एक पार्ट दूसरे पार्ट पे करे, या फिर कोई नहीं। तो सही क्या होगा? आंतरिक क्या है? सिस्टम का एक पार्ट दूसरे पार्ट पे कर रहा है, यही सही होता है। 16 देखेंगे क्या दिया हुआ है? कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन सत्य है? इनमें से सही कौन सा है? ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण नियम का ही रूप है। यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो फर्स्ट लॉ है वो हमारा ऊर्जा संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही रूप है। ये क्या है? ऊष्मा गतिकी के प्रथम नियमानुसार प्रथम प्रकार की शाश्वत मशीन संभव है। यानी कि फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? परपेचुअल मशीन पॉसिबल है। ठीक। अगला क्या है? कार्य को ऊष्मा में पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता, यानी कि जो हमारा कार्य है उसे हीट में नहीं चेंज किया जा सकता। आंतरिक ऊर्जा निकाय की अवस्था का अद्वितीय फलन है। यानी कि जो हमारी आंतरिक ऊर्जा यानी कि इंटरनल एनर्जी होती है वो किसका होता है? उसका स्टेट फंक्शन है। क्या है? स्टेट फंक्शन है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? एनर्जी को ना बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, एनर्जी को केवल और केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक होगा। 17 देखेंगे। 17 क्या दिया हुआ है हमें? किसी ताप पर वास्तविक गैस की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा होती है। यानी कि क्या बताना है हमें? कोई टेम्परेचर है तो जो उसमें जो गैस होती है जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो क्या होती है? उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी, या फिर उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों एनर्जी, या फिर जीरो। यानी कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा दोनों ही मिलाकर, या फिर कोई नहीं। तो देखिए क्या बताया था मैंने। अब देखिए हमने फॉर्मूला पढ़ा है dq इक्वल du प्लस dw। अब ये du क्या होता है? ये होती है हमारी इंटरनल एनर्जी। अब इसकी वजह से क्या होता है? हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं पहले तो वो कुछ एनर्जी को रिटेन कर लेते हैं अपने अंदर, उसके बाद वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। वाइब्रेट मतलब उसका मोशन स्टार्ट हो जाता है। जो मोशन होता है उस एनर्जी क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जो उन्होंने अपने अंदर रिटेन करी उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी कि स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। तो यानी कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो दोनों का ही सम होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 13 देखेंगे। 13 क्या है? किसी ताप पर आदर्श गैस की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा होती है। यानी कि अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसमें कोई फर्क नहीं है, फिर से देख लेते हैं लेकिन एक बार। केवल गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा दोनों को मिला के, या फिर कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी सी होगा, स्थितिज व गतिज ऊर्जा। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन नंबर 13 नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 18 था। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया? 18 हो गया। अब देखेंगे हम 19 क्या है? आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा का मान निर्भर करता है। क्या बताना है हमें? एक आइडियल गैस जो होती है उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है, इंटरनल एनर्जी होती है, उसका मान किस पर निर्भर करता है? उसका मान किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमें? दाब पर, आयतन पर, ताप पर, उपर्युक्त सभी पर, प्रेशर पर, वॉल्यूम पर, टेम्परेचर पर, या फिर सभी पर। तो देखिए तब से पढ़ रहे हैं हम इस बात को कि क्या होता है? इंटरनल एनर्जी में फर्क आता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर की वजह से पढ़ा ना हमने, क्योंकि जब हमने पढ़ा कार्नो साइकिल में हमारे टेम्परेचर में फर्क नहीं आता है तो इंटरनल एनर्जी में फर्क नहीं आता है। तो यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है टेम्परेचर की वजह से चलती है, टेम्परेचर में फर्क आएगा तो इंटरनल एनर्जी में फर्क आएगा। तो यानी कि सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ताप पर। 20 देखेंगे। क्या दिया हुआ है? किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है, यानी कि पॉइंट फंक्शन बताना है हमें। किसी भी
जो निकाय है, सिस्टम है हमारा, उसकी जो अवस्था है, स्टेट है, उसका बिंदु फलन बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है कार्य, ऊष्मा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमें क्या बताना है? बिंदु फलन बताना है। क्या? बिंदु फलन। तो किसी का बिंदु फलन क्या होगा? ऑप्शंस क्या है? वर्क, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। वर्क, हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी या फिर नन ऑफ दीज। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा क्या है? हमारी बिंदु फलन है। क्या है? बिंदु फलन। आंतरिक ऊर्जा हमारी बिंदु फलन होती है, यानी कि अवस्था फलन होती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आंतरिक ऊर्जा हो जाएगा। 21 देखेंगे। 21 क्या है? निम्न में कौन सी ऊर्जा पथ पर निर्भर करती है? यानी कि अब क्या बताना है? कौन सी इनमें से पथ पर निर्भर करती हैं? कौन सी पथ पर निर्भर करती हैं? ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन दिए हुए हैं केवल कार्य ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, कार्य ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा दोनों, या फिर आंतरिक ऊर्जा। तो यानी कि पाथ पे कौन सी डिपेंड करती है? वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी, वर्क एंड हीट दोनों, या फिर इंटरनल एनर्जी। क्या है? इंटरनल। तो क्या बताना है इसमें हमें? कौन सी पथ पर निर्भर करती है, यानी कि पाथ पे निर्भर करती हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, केवल कार्य ऊर्जा। कार्य जो है वो हमारा पथ पर निर्भर करता है, लेकिन आंतरिक ऊर्जा पथ पर निर्भर नहीं करती। मैंने बताया था कि अगर किसी एक पॉइंट यहाँ पे एनर्जी 5 जूल है तो पूरा चक्कर काटेगा तो उसकी फिर से 5 जूल ही रहेगी एनर्जी में। आंतरिक ऊर्जा में पथ पे निर्भर नहीं करती है, लेकिन कार्य ऊर्जा हमारी पथ पर निर्भर करती है। 22 देखेंगे। 22 क्या दिया हुआ है? एक गैस के आयतन में 105 न्यूटन पर मीटर नियत दाब पर 0.10 मीटर का प्रसार होता है। क्या क्या कार्य है? यानी कि क्या बताना है? कार्य बताना है। और क्या दिया हुआ है हमें? प्रेशर दिया हुआ है, नहीं 105 न्यूटन पर मीटर नियत दाब पर, हाँ प्रेशर दिया हुआ है, और प्रसार उसमें यानी फैलाव दिया हुआ है। उसका बताना क्या है हमें? उसमें कार्य क्या होगा? क्या बताना है? उसमें कार्य क्या होगा? कार्य बताना है हमें। कितना होगा इसमें? हमें क्या बताना है? कार्य बताना है। कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? पी डी वी। पी क्या होता है? प्रेशर होता है, यानी कि दाब होता है। डीवी क्या होता है? वॉल्यूम में आया चेंज, यानी कि आयतन में आया चेंज, यानी कि प्रसार होता है। ये इस फॉर्मूले से निकालेंगे हम कि उसमें कितना कार्य हुआ है, उस पर कितना कार्य हुआ है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आएगा 10⁴ जूल। क्या आएगा? 10⁴ जूल। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, 10⁵ होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे दाब दिया हुआ है। सॉल्व करने पे 10⁴ जूल आएगा आंसर। ठीक है। 23 क्वेश्चन। समदाबी, समतापी व रुद्धोष्म प्रक्रम में समान आयतन परिवर्तन के लिए किए गए कार्य का मान न्यूनतम होता है। यानी कि इनमें से किसमें जब हम सेम वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम क्या है? सेम होगा, और जब हम कार्य करेंगे तो इनमें से किसमें कम होगा सबसे ज़्यादा कार्य? कार्य किसमें सबसे ज़्यादा कम होगा? ऑप्शन क्या दिए हुए हैं हमें? समदाबी में, समतापी में, रुद्धोष्म में, या फिर सभी में समान। सही आंसर क्या होगा? रुद्धोष्म में, यानी कि एडियाबेटिक में सबसे ज़्यादा काम कम होगा। एडियाबेटिक क्या होता है? जिनमें हीट का ट्रांसफर नहीं होता है, हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो कार्य होगा वो इसमें कम होगा। 24 क्वेश्चन देखेंगे। 24 क्या है? समतापी प्रक्रम में, यानी कि जो हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? ताप नियत रहता है, यहाँ पे नियत होगा। ताप एवं दाब नियत रहता है, ऊष्मा नियत रहती है, या फिर ताप एवं ऊष्मा नियत रहती है। यानी कि केवल टेम्परेचर सेम रहता है, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट होते हैं। ऊष्मा कांस्टेंट होती है, यानी कि हीट कांस्टेंट होती है, या फिर टेम्परेचर और हीट दोनों ही कांस्टेंट होती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। 25 क्वेश्चन देखेंगे। 25 क्या दिया हुआ है? रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म में क्या होता है? यानी कि एडियाबेटिक में क्या होता है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, यानी कि ताप नियत रहता है। ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है, यानी कि हीट ट्रांसफर नहीं होती है।
ताप और ऊष्मा नियत रहती है, टेम्परेचर और हीट कांस्टेंट रहते हैं, या फिर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहते हैं। तो हमें बताना है एडियाबेटिक में क्या होता है। तो मैंने तो पहले बता दिया कि हीट का ट्रांसफर नहीं होता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। 26 देखेंगे। 26 क्या है? एक आदर्श गैस को चित्र में दर्शाइए। पीवी आरेख के अनुसार चक्रीय प्रक्रम में ABCD पथ द्वारा ले जाया जाता है। किया गया कार्य है, यानी कि देख लिए पीवी आरेख यानी पीवी ग्राफ के अकॉर्डिंग उसमें कार्य किया जाता है। तो कार्य क्या होता है? PV होता है, 2PV होता है, हाफ PV होता है, या फिर शून्य होता है। यानी वर्क का फॉर्मूला बताना है। इसमें कुछ नहीं है, क्या बताना है? वर्क का फॉर्मूला। तो मैंने तो आपको पहले ही बता दिया वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। हमने PdV लिखा। PdV क्या हो गया? वॉल्यूम में हुआ चेंज होता है। तो हम इसको PV भी लिख सकते हैं। ठीक है, PV भी लिख सकते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। 27 देखेंगे। 27 क्या दिए हुए हैं? ऊष्म गतिकी का प्रथम नियम निम्नलिखित में से किस राशि से संबंध रखता है? यानी जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ होता है वो किससे रिलेशन रखता है, किससे संबंध रखता है? तो क्या है? अणुओं की संख्या यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ताप टेम्परेचर, ऊर्जा एनर्जी, मोल की संख्या तो नंबर ऑफ मोल्स। तो क्या पढ़ा? टेम्परेचर का थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? एनर्जी को ना बढ़ाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, तो केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो किस राशि से संबंध रखता है? रखता है ऊर्जा से, एनर्जी से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 28 देखेंगे। 28 क्या दिया हुआ है? ऊष्मगतिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? यानी कि थर्मोडायनेमिक्स में से इनमें से किसका अध्ययन नहीं करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में किसका अध्ययन नहीं करते हैं? ऑप्शन क्या है? ऊष्मा ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का, यानी कि हीट एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी का। अगला है ऊष्मा ऊर्जा और वैद्युत ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का, यानी कि हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ऊष्मा एनर्जी रासायनिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का, यानी कि हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी। अगला विद्युत ऊर्जा तथा यांत्रिक ऊर्जा के पारस्परिक संबंधों का, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के संबंधों का। क्या? इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के संबंधों का। तो देखिए हीट और इलेक्ट्रिकल में भी काम होता है, क्योंकि देखिए थर्मोडायनेमिक्स में हीट एनर्जी का होना जरूरी है ना, तो सारा उसी पे डिपेंड करता है। थर्मो का मतलब ही हीट एनर्जी होता है, तो हीट एनर्जी का होना जरूरी है। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है? ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ है, क्या है? ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, उसमें हीट एनर्जी का रिलेशन नहीं बोला गया है, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल एनर्जी का रिलेशन बोला गया है। तो यही ऑप्शन हमारा सही होगा, यानी कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। उसके अलावा हीट एनर्जी और मैकेनिकल में भी होता है, हीट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी होता है, और हीट एनर्जी और केमिकल एनर्जी में भी होता है। 29 क्वेश्चन देखेंगे। 29 क्वेश्चन क्या है? विलगित निकाय है। क्या बताना है हमें? विलगित निकाय क्या है, यानी कि आइसोलेटेड बॉडी सिस्टम में क्या होता है? अपने परिवेश, ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं हमें? अपने परिवेश से दूषित तथा ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकने वाला निकाय, अपने परिवेश से केवल ऊर्जा का आदान प्रदान कर सकने वाला निकाय, अपने परिवेश से केवल द्रव्य का आदान प्रदान कर सकने वाला निकाय, या फिर अपने परिवेश से अप्रभावित रहने वाला निकाय। यानी कि वो जो क्या कहते हैं एनवायरमेंट होता है उससे मैटर, यहाँ पे द्रव्य आएगा, तो मैटर और एनर्जी का चेंज करने वाला, या फिर केवल एनर्जी का चेंज करने वाला, या फिर द्रव्य यानी लिक्विड का चेंज करने वाला, और या फिर उस पर कोई फर्क ना पड़ने वाला। तो आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, अपने परिवेश से अप्रभावित रहने वाला निकाय। 30 क्वेश्चन देखेंगे। 30 क्या दिया हुआ है? गैस का रुद्धोष्म प्रसार करने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा, यानी कि गैस का अगर हम एडियाबेटिकली उसका फैलाव कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा? उसकी आंतरिक ऊर्जा पे बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, बढ़ती है, घटती है, फिर कुछ कहा नहीं जा सकता, या फिर अपरिवर्तित रहती है।
तो देखिए अगर हम एडियाबेटिकली उसका प्रसार करते हैं तो उसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो घट जाती है। क्या होता है? घट जाती है। 31 देखेंगे। 31 क्या दिया हुआ है? कोई निकाय ऊष्मगतिक साम्य की अवस्था में होगा जब वह, यानी कि कोई जो हमारा सिस्टम है वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में होगा जब केवल यांत्रिक साम्य की अवस्था में हो, केवल रासायनिक साम्य की अवस्था में हो, तापीय साम्य की अवस्था में हो, या फिर यांत्रिक साम्य, रासायनिक साम्य तथा तापीय साम्य की अवस्थाओं में हो। तो यानी कि इंडिविजुअली केवल मैकेनिकल में हो, केवल केमिकल में हो, केवल टेम्परेचर थर्मल में हो, या फिर इन सभी में हो। तो देखिए साम्य, इसका मतलब क्या होता है? इन सभी में जब इक्विलिब्रियम में होगा तभी वो हमारा ऊष्मगतिक साम्य में होगा। 32 क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया हुआ है? दो निकाय तापीय साम्य में तब कहलाते हैं जब समान होता है, यानी कि वो तापीय साम्य में कब होंगे? जब उनका ताप समान हो, ऊष्मा की मात्रा समान हो, विशिष्ट ऊष्मा समान हो, या फिर ऊष्मा धारिता समान हो। तो जब उनका ताप सेम रहता है तब वो तापीय साम्य में होते हैं। 33 देखेंगे। 33 क्या दिया हुआ है? ऊष्मगतिकी का शून्यवाद नियम, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का जीरोथ लॉ है वो क्या है? ऑप्शन क्या है? ताप को परिभाषित करता है, ऊष्मा को परिभाषित करता है, या फिर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है, या फिर ऊष्मा तथा कार्य में संबंध स्थापित करता है। क्या बताना है? ताप को करता है, ऊष्मा को परिभाषित करता है, या फिर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को, या फिर ऊष्मा तथा कार्य में संबंध बताता है। ऊष्मा तथा कार्य में संबंध बताता है। तो क्या बताना है कि जीरोथ लॉ क्या बताता है? तो क्या बताना है हमें कि जीरोथ लॉ क्या होता है? तो जीरोथ लॉ हमारा क्या कहता है? यदि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। या फिर इस तरह से कह लो, अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और थर्मल मतलब क्या होता है? ताप को डिफाइन करना, यानी टेम्परेचर को। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ताप को परिभाषित करता है। 34 क्वेश्चन देखेंगे। क्या है? यदि स्रोत व सिंक के ताप क्रमशः T1 व T2 है तो कार्नो इंजन की दक्षता होगी। तो फॉर्मूला दिया हुआ है, फॉर्मूला बताना है। यानी कि स्रोत का ताप अगर T1 है, सिंक का ताप T2 है, तो उसकी दक्षता का फॉर्मूला क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत बता चुकी हूँ, बहुत हमने इस पर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अभी आपको खुद आना चाहिए। ऑप्शंस को स्टडी कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम इस क्वेश्चन में। क्या है? T1/T2, 1 - T2/T1, 1 - T1/T2, या फिर T1/T2 अपॉन T2 यहाँ पे होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दक्षता क्या होती है? ऑप्शन नंबर बी, 1 - T2/T1। T2 सिंक का ताप होता है और T1 सोर्स का ताप होता है। 35 क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया हुआ है? क्लाउसियस की प्रमेय के अनुसार, यानी कि क्लाउसियस की प्रमेय क्या बताती है? dQ/dt बड़ा होता है 0 से, dQ/dt छोटा होता है, dQ/dt 0 के बराबर होता है, या फिर नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। तो क्लाउसियस का नियम क्या कहता है? उत्क्रमणीय कार्नो इंजन में, यानी कि रिवर्सिबल कार्नो इंजन में जो चक्र में dQ/dt का इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। यानी कि एक चक्र में एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं आता है। एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है? शून्य होता है। एंट्रोपी को ऐसे दिखाते हैं, यानी एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य होता है। ठीक है, एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है? क्योंकि dQ/T क्या होता है? एंट्रोपी होती है, यानी कि एंट्रोपी में परिवर्तन जो होता है वो शून्य होता है। ठीक, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, dQ/T = 0। ये हो गया हमारा 35 क्वेश्चन। अब 36 क्वेश्चन देखेंगे। क्या दिया गया है? ऊष्मगतिकी का द्वितीय नियम है, यानी कि ऊष्मगतिकी का हमें द्वितीय नियम बताना है, सेकेंड लॉ बताना है। ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? TdS = dQ, TdS = TD, DS = TdQ,
और TS बड़ा होता है TDQ से, या फिर TDS 0 होता है, या फिर TDS जो होता है वो हमारा 0 होता है। तो कहता ना हमें ऊष्मगतिकी का दूसरा नियम बताना है, ऊष्मगतिकी का दूसरा नियम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो सेकेंड लॉ होता है वो किसके लिए होता है? TDS इक्वल होता है DQ के। 37 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है? 450 कैलोरी ऊष्मा से प्राप्त कार्य होता है। 450 कैलोरी ऊष्मा से प्राप्त कार्य क्या होगा? तो क्या करेंगे हम? 450 कैलोरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 4.18 से, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो क्या होगा? 1881 जूल, यानी 1881 जूल। 38 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है? एंट्रोपी का मात्रक है, यानी कि एंट्रोपी का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन है जूल, जूल केल्विन, जूल पर केल्विन, या फिर केल्विन। तो देखिए एंट्रोपी को एस से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? dQ/T होता है। Q होती है एनर्जी, इसका होता है जूल, टेम्परेचर होता है केल्विन में, तो क्या आता है? जूल पर केल्विन। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 39 क्वेश्चन देखेंगे, 39 क्या दिया हुआ है? किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी, यानी कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में क्या फर्क पड़ता है? बढ़ती है, घटती है, शून्य रहती है, या फिर स्थिर रहती है? यानी कि बढ़ती है, घटती है, शून्य रहती है, या फिर स्थिर रहती है। तो सही आंसर क्या होगा? तो देखिए उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या है? ये क्लाउसियस का नियम है। क्या है? क्लाउसियस का नियम है। यानी कि जब भी उत्क्रमणीय प्रक्रम में हमारी जो निकाय की एंट्रोपी होती है, एंट्रोपी क्या होती है? dQ/T। तो ये हमारी क्या रहती है? क्लाउसियस के नियम के अनुसार ये रहती है हमारी 0, या फिर इसे कांस्टेंट बोलते हैं। यहाँ पे जून 0 है, लेकिन इसको ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, ये क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, स्थिर रहती है। 40 देखेंगे, 40 क्या दिया हुआ है? किसी अनुत्क्रमणीय इंजन के पूर्ण चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन होता है, यानी कि अनुत्क्रमणीय यानी कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में, इरिवर्सिबल इंजन में, तो उसकी जो एंट्रोपी होती है उस पे कैसा परिवर्तन होता है, उसमें कैसा परिवर्तन होता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा देख लेंगे। देखो सिस्टम है और सराउंडिंग है, यानी कि निकाय है और परिवेश है। क्या है? निकाय है और परिवेश है। अब देखिए सिस्टम का टेम्परेचर क्या ले लिया हमने? T1, और सराउंडिंग का T2। ठीक, अब क्या होगा? इससे Q अमाउंट की एनर्जी सराउंडिंग में जाएगी, सिस्टम से Q अमाउंट की एनर्जी सराउंडिंग में चली जाएगी। तो सिस्टम की Q अमाउंट की एनर्जी कम हो गई, यानी कि -Q हो जाएगा। अब एंट्रोपी में क्या होगा? एंट्रोपी का चेंज लेंगे हम, तो एंट्रोपी का टोटल क्या होगा? एंट्रोपी टोटल क्या हो जाएगा? एंट्रोपी हमारी हो जाएगी पहले सिस्टम की, और एंट्रोपी हो जाएगी हमारी सराउंडिंग की। ठीक है, अब देखिए सिस्टम एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है? Q/T, यानी कि हमारी हीट एनर्जी प्लस टेम्परेचर। तो देखिए इसकी एनर्जी क्या है? -Q हो गई है, और अपॉन में T1। अब इसका सराउंडिंग का क्या हो जाएगा? +Q/T2। अब Q कॉमन ले लेंगे हम, Q कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा? इसको पहले 1/T2 ले लेंगे और बाद में 1/T1 माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए हमारा T2 पहले आ गया, T1 बाद में चला गया। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या है? हम हमारे सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा लेंगे और सराउंडिंग का कम लेंगे, क्योंकि देखिए ऐसा क्या होगा, हमारी जो हीट एनर्जी होती है वो ज़्यादा टेम्परेचर से हाई से लो में फ्लो करती है, हाई से लो में फ्लो करती है, तो उसके लिए सिस्टम का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और सराउंडिंग का टेम्परेचर छोटा होगा। ठीक,
अब जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/T1 लेंगे 1/T2 लेंगे तो क्या होता है, ये साइन भी रिवर्स हो जाता है, यानी कि 1/T2 बड़ा होगा 1/T1 छोटा होगा। ठीक है, तो बताइए अगर ये छोटा है ये बड़ा है तो और ये हमारा पॉजिटिव है तो ये भी तो कोई पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो यानी कि ये पूरा कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। चेंज कैसा आता है अनुत्क्रमणीय में, पॉजिटिव आता है, यानी कि धनात्मक आता है। ऑप्शन क्या है, ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर दक्षता पर निर्भर करती है। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, धनात्मक। 41 देखेंगे, 41 क्या दिया हुआ है, ठीक है, इसका 41 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी, यानी कि जो पहला नियम है ऊष्मगतिकी का, थर्मोडायनेमिक्स का, वो किससे संबंधित है, प्रेशर से, एनर्जी से, हीट से, नंबर ऑफ मोल से। तो हम इसे पढ़ चुके हैं, बस ये रिपीट हो गया है, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। 42 क्वेश्चन देखेंगे, 42 क्या दिया हुआ है, दो वस्तुओं को ऊष्मीय साम्य में कहा जाता है यदि उनके लिए समान है। तो क्या है, दो वस्तुओं को ऊष्मीय साम्य यानी थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जब उनके क्या समान है, ताप समान है, ऊष्मा की मात्रा समान है, ऊष्मा धारिता समान है या फिर विशिष्ट ऊष्मा समान है। तो सही आंसर क्या होगा, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर ए, ताप। ऑप्शन नंबर ए, ताप जो है वो सही होगा, जब उनके ताप बराबर होंगे, समान होंगे, तो वो ऊष्मीय साम्य में होंगे। 43 क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, ऊष्मगतिकी का प्रथम सिद्धांत संरक्षण है, यानी कि जो थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम है वो किसका संरक्षण करता है, वो किसका कंजर्वेशन करता है। ऑप्शन है संवेग का, ऊर्जा का, संवेग था ऊर्जा, दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा का, ऊर्जा का संरक्षण करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वो का रूप है। 44 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, ऊष्मगतिकी का शून्यवान नियम, रिपीट हो गया है क्वेश्चन, यानी कि अभी आपको आना चाहिए। जीरोथ लॉ जो होता है थर्मोडायनेमिक्स का, वो किसको परिभाषित करता है, ताप को करता है, ऊष्मा को करता है, या फिर ऊष्मा तथा कार्य में संबंध स्थापित करता है, या फिर ऊष्मा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ताप को परिभाषित करता है। क्या कहता है, यदि ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। 45 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, निम्न में कौन सी ऊर्जाएं पथ पर निर्भर करती है, जैसे कौन सी पथ पर निर्भर करती है, ये भी रिपीट हो गया है, कार्य ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, कार्य ऊर्जा व ऊष्मा ऊर्जा दोनों, या फिर आंतरिक ऊर्जा। तो पथ पर क्या निर्भर करती है, हमारी कार्य ऊर्जा करती है, क्या करती है, कार्य ऊर्जा करती है। 46 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है, किसी निकाय यानी सिस्टम की स्टेट का बिंदु फलन यानी कि पॉइंट फंक्शन क्या होगा, कार्य ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद हो तो इसका भी पढ़ चुके हैं हम। इस टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, बिंदु फलन आंतरिक ऊर्जा होती है। 47 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य होगा, यानी कि 1 कैलोरी ऊर्जा अगर उत्पन्न करनी है, ऊष्मा उत्पन्न करनी है तो कार्य कितना करना होगा, 4.2 अर्ग, 4.2 वाट, 4.2 जूल, या फिर 0.42 जूल। क्या बताना है, कितना कार्य करना होगा। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 4.2 जूल। क्या होगा, 4.2 जूल। 48 क्वेश्चन देखेंगे, क्या दिया हुआ है, 1 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए आवश्यक कार्य का मान लगभग है, यानी कि अच्छा ये रिपीट हो गया है, अगर 1 कैलोरी ऊष्मा बनानी है तो कितना कार्य करना होगा। फिर से वही ऑप्शन है, 4.2 अर्ग, 4.2 वाट, 4.2 जूल या 42 जूल।
सही आंसर क्या होगा? फिर से ऑप्शन नंबर बी 4.2 जूल। 49 देखेंगे क्या दिया हुआ है? किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन है। किसी निकाय की अवस्था का बिंदु फलन, तो फिर से ये रिपीट हो गया है। बिंदु फलन यानी पॉइंट फंक्शन बताना है। क्या है? कार्य है, आंतरिक ऊर्जा है, ऊष्मीय ऊर्जा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिंदु फलन क्या है? ऑप्शन नंबर सी आंतरिक ऊर्जा है। 50 क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है? ऊष्म गतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या की जा सकती है। तो यानी कि ऊष्मगतिकी का जो प्रथम नियम होता है उसकी व्याख्या हम किससे कर सकते हैं? ऊष्मगतिकी के प्रथम नियम की व्याख्या हम किससे कर सकते हैं? ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं? बॉयल के नियम से, चार्ल्स के नियम से, जूल के नियम से या फिर गैस समीकरण से। तो जो इसका होता है किससे व्याख्या कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी जूल के नियम से। किससे? जूल के नियम से। क्या बनाया था उन्होंने? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का नियम बनाया था। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक और है, किसी ऊष्मागतिक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक लाने में यदि निकाय को दी गई ऊष्मा Q हो तथा निकाय द्वारा किया गया कार्य W हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। क्या बताना है? यदि ऊष्मगतिक निकाय को एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक लाने में निकाय को दी गई ऊष्मा Q हो और किया गया कार्य W हो तो आंतरिक ऊर्जा। अच्छा, अगर एक निकाय है, सिस्टम है, उसे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ला रहे हैं, चेंज आएगा, उसे हमने जो एनर्जी दी है वो Q है, वर्क क्या है वो W है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा क्या होती है? तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है? dQ इक्वल du प्लस dW, यही होता है ना। अब हम इसको Q प्लस W लिख ले रहे हैं। आंतरिक ऊर्जा यानी कि U बताना है, तो क्या हो जाएगा? Q माइनस W। क्या हो जाएगा? Q माइनस W। ऑप्शंस क्या है? Q प्लस W, Q या फिर Q माइनस W बाई 2 या फिर Q माइनस W। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी Q माइनस W। ठीक है, क्या होगा? Q माइनस W। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है और ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा। अगर ये आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।